हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बेसिक केमिस्ट्री का सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसका यह चौथा लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में आपको बताए थे कि मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है। वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे कि जो पदार्थ होता है उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया गया था, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल, एक भौतिक, एक रासायनिक। फिर भौतिक वर्गीकरण क्या है, रासायनिक वर्गीकरण क्या है। ठीक है, फिर भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो आपका मैटर है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, फिर रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, इसकी चर्चा हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। फिर इसके पहले वाले में मेटल और नॉन मेटल की बात की थी कि धातु क्या होता है और धातु क्या होता है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? एटम के बारे में। एटम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। एटम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। देखिए परमाणु होता क्या है, समझिए ध्यान से। इसका सिंपली डेफिनेशन जो अरेंज किया गया है, क्या? पदार्थ का वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। पदार्थ का वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, उसे वो क्या बोलते हैं? हम परमाणु बोलते हैं। सिंपली डेफिनेशन दे दी हम। देखो समझो, इसके इतिहास को समझते हैं। देखिए यदि हम बात करें एटम की तो सिंपली सोचो, क्या? जैसे कि मान लीजिए किसी मैटर को आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो, तो उसको आप ब्रेक करते हो, तोड़ते हो पूरा, फिर तोड़ो, तोड़ते तोड़ते आप उस कण के पास पहुंच जाओगे जिससे आप उससे अधिक नहीं तोड़ सकते हो। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इसको हम तोड़ें, ब्रेक कर गया, फिर तोड़ें, फिर ब्रेक हुआ, फिर तोड़ें, फिर ब्रेक हुआ। ऐसे ही करते करते, ध्यान से समझो, इसको तोड़ने के बाद एक ऐसा कण आएगा, एक ऐसा पार्टिकल आएगा, एक ऐसा छोटा कण आएगा, उसके आगे वह ब्रेक ही नहीं हो सकता है। उसी को हम क्या बोल देंगे? एटम बोल देंगे। तो वही यहाँ पे किया गया है, पदार्थ का वैसा कण, पदार्थ का वैसा कण जो वैसा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम कहें हाइड्रोजन, कार्बन, डॉट डॉट, इट्स एल्युमिनियम, बहुत सारा है। क्लियर? अब ध्यान से समझो, ये जो आपका एटम होता है, इस एटम का जो आकार होता है वह गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्फेरिकल होता है। ठीक है, और क्या इसके बारे में जानते हैं हम लोग? तो ध्यान दो, ये जो एटम होता है, यह एटम 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे उप परमाणविक
कण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टर्म क्या आया, उप परमाणविक कण। उप परमाणविक कण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर, आगे बढ़ो। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे छोटा आइटम होता है, सबसे छोटा आइटम जो होता है वह हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन, जिसकी त्रिज्या 0.1 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। हालांकि त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ध्यान देना इस चीज़ को। क्लियर, आइटम को फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझो। सबसे पहला चीज़, कोई आपसे पूछे कि आइटम क्या है, परमाणु क्या है, तो आप उसको एक शब्द में जवाब दो कि वैसा पदार्थ का वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, परमाणु बोल देते हैं। सिंपली काम खत्म। और कोई बोले कि नहीं उसको और अच्छा से समझाओ, तो क्या बोलोगे, सिंपल सोचो, पदार्थ का वह छोटा कण। कहने का मतलब है कि मान लो कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, उसको आप विभाजित करो। ठीक है, विभाजित तब तक करो जब तक वो विभाजित ना हो सके। फिर से सुनो, आप कोई पदार्थ लो, किसी भी चीज़, कोई भी पदार्थ लो, या कोई सिंपली कुछ भी लो, कोई मैटर, जैसे कि आप सिंपल क्या ले हो, कोई स्टोन लो, पत्थर लो, उसको आप फोड़ो, तब तक फोड़ो, तब तक उसको विभाजित करो जब तक वह विभाजित ना हो सके। ठीक है, यानी कि मान लो विभाजित करोगे 2 टुकड़ा, फिर विभाजित करो 4 टुकड़ा, फिर करो 6 टुकड़ा, फिर करो 10 टुकड़ा। एक ऐसा टाइम आएगा कि विभाजित करते करते उससे छोटा टुकड़ा होगा ही नहीं। वही क्या कहलाता है, आइटम कहलाता है। उसी को हम परमाणु बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा, वही जो परमाणु है, वही जो कण है, वही रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। हाइड्रोजन, कार्बन, एल्युमिनियम। इसी की मान लो कार्बन, सिंपल सोचो, कार्बन का मतलब क्या, कोयला जिसको बोलते हैं हम। अब कोयला का तो आप जानते हो, जो ब्लैक कलर का होता है, उसको आप फोड़ो, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, फिर से उसको विभाजित करो, फिर से फोड़ो, फिर ब्रेक होगा, फिर फोड़ो, फिर ब्रेक होगा। फोड़ते फोड़ते एक ऐसा समय आएगा कि उससे छोटा होगा ही नहीं। वही क्या कहलाएगा, आइटम कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। क्लियर। चलिए, दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो परमाणु का जो आकार होता है वह क्या होता है, गोलीय होता है। ठीक है, सबसे छोटा परमाणु जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो हाइड्रोजन है, जिसकी त्रिज्या 0.1 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होती है। और आगे बढ़ते हैं। परमाणु जो होता है वह 3 छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसको हम उप परमाणविक कण कहते हैं। और उप परमाणविक कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि ये जो आपका आइटम है, जिसका शेप कैसा होता है, गोलीय होता है। अब इसके अंदर भी 3 कण है। इसके अंदर भी कितना कण है, 3 कण है। और जो 3 कण है उसको हम कौन सा कण बोलते हैं, उप परमाणविक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सवाल ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस एटम में सॉरी किस तरह से यहाँ पे अरेंज होते हैं। तो ध्यान दो, ये जो आपका एटम है, इसके बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, नाभिक जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। और इसके चारों तरफ वाले जो एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं कक्षा, यानी कि ऑर्बिट, सेल। क्लियर। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन, ई लिखे मतलब कि इलेक्ट्रॉन,
और N लिखे मतलब कि न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो ये आपका जो चारों तरफ, इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, इसको 3 नंबर मान लेते हैं। तो जो बीच में है आपका न्यूक्लियस, इसमें क्या प्रेजेंट है? एक आपका प्रोटॉन है, दूसरा आपका न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जो होता है यह प्लस चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि बोले तो आवेशहीन होता है, कोई इस पे चार्ज नहीं होता है। क्लियर? और जो आपका यह न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ वाले जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? कक्षा। और उस क्षेत्र में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सवाल ये रहा, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिक्स रहता है? बिल्कुल नहीं। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। बात समझ रहे हो ना? जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के, यानी कि केंद्र के चारों तरफ क्या लगाते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में लेकर चलना कि हमारे पास जो टर्म आया एटम यानी कि परमाणु, क्या होता है? तो सिंपली डिफिनेशन इसका कि पदार्थ का वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को परमाणु कहते हैं। एग्जाम्पल आपको मेंशन कर दिए हैं। दूसरी बात याद रखना कि इसका जो आकार होता है वह गोलीय होता है। तीसरी बात याद रखना कि जो परमाणु होता है ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम उप परमाणु कण कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? अब देखो ये रहा आइटम का शेप, साइज। इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा? तो नाभिक में। और इसके चारों तरफ को क्या बोलते हैं? कक्षा। इस कक्षा में क्या घूमते रहेगा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हमारे पास एक टर्म आया, आप लोग उसको बार बार देखते हो और बार बार आप लोग उसमें कन्फ्यूजन ही रह जाती है। एक हमारे पास वर्ड आता है कक्षा, एक हमारे पास वर्ड आता है उपकक्षा और एक हमारे पास वर्ड आता है कक्षक। तो कक्षा तो आप लोग हम आराम से सिंपली आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में घूम रहा है उसको हम क्या बोल दिए? कक्षा बोल दिए, ऑर्बिट बोल दिए, सेल बोल दिए। बीच में न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। क्लियर कहानी? सवाल ये रहा कि कक्षक क्या होता है और उपकक्षा क्या होता है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट करो, फिर से ये सारे चीज़ को हम लोग समझते हैं। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे? तो हमारे पास एक टर्म आता है कक्षा, एक टर्म क्या आता है? कक्षा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल। एक हमारे पास टर्म आता है उपकक्षा, जिसको हम बोलते हैं सबसेल। और एक हमारे पास टर्म आता है कक्षक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्बिट। आखिर यह क्या है? ध्यान से समझो, पहले इसको पूरा अच्छा से क्लियर कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या बताए थे? काफ़ी बड़ा हो गया है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यह मान लीजिए कि आपका एटम है, या इसे छोटा कर देते हैं, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा। चलिए, यह मान लीजिए कि आपका एटम है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि गोलीय होता है। इस एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इसके चारों तरफ क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। क्लियर? ठीक है, समझो ध्यान से। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? यह रहा आपका न्यूक्लियस, अभी बनाए भी थे, फिर से समझ लेते हैं इस चीज़ को।
जिसको नाभिक बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। इस नाभिक में क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि देखो इस चीज़ को फिर से हम पढ़ेंगे इसको, और प्रोटॉन कैसे इसमें प्रोटॉन होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, ये सब चर्चा जब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ भी इस चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे। ध्यान से समझते चलना, पहले आप जान लो कि ये चीज़ होता है, फिर आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। तो प्रोटॉन का पे जो होता है वो धन आवेश होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं, यानी कि आवेशहीन। तो सोचो एक प्लस है और एक पे चार्ज है ही नहीं, तो प्लस जीरो प्लस ही हुआ ना। यही वजह है कि न्यूक्लियस जब भी लिखते हैं हम तो इस पे प्लस का साइन देते हैं। आपसे कोई प्रश्न करे कि यहाँ पे प्लस क्यों है, तो आप उसका जवाब दो इसलिए प्लस है क्योंकि प्लस दिखा रहा है यहाँ पे प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पे आवेश होता है तो प्लस, और आवेशहीन जीरो, तो प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस होता है। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात हम क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपका जो टर्म है यहाँ पे, जो आपका न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, सेल, यानी कि कक्षा। क्लियर? यानी कि आपसे कोई पूछे कि कक्षा क्या है, उसका परिभाषा दो, तो आप उसको एक लाइन में जवाब दे सकते हो। क्या? नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ जिस क्षेत्र में या जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे कक्षा कहा जाता है। क्लियर? अब हमारे पास सवाल आया कि उपकक्षा क्या होता है, तो समझो ये ध्यान से। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जो आपका रास्ता है, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इस रास्ते में कहीं इस इलेक्ट्रॉन का घर होगा, कहीं ना कहीं एक इसका स्पेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जिस जगह पर, उसी छोटे वाले स्पेस को हम बोलते हैं क्या? उपकक्षा। यानी कि आपसे कोई पूछे कि उपकक्षा क्या है, देखो नाम से स्पष्ट है। इसे कि आप लोग सुनते हो ना, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री से छोटा कौन होगा? उप मुख्यमंत्री। सर यहाँ भी कहानी वही है, यह सेल है, सेल को भी छोटा, उससे भी छोटा कर दिए तो क्या आ गया? सब सेल आ गया। कक्षा, उपकक्षा। तो यहाँ पे इसका क्या डिफिनेशन लिखोगे? नाभिक के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र, नाभिक के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता हो, और अच्छा से लिख लो, जहाँ इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता हो, उसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं? उपकक्षा। क्लियर? जैसे कि आगे डिस्कस करेंगे हम, एस, पी, डी, एफ, अलग अलग इसका शेप होता है। इस शेप में ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी वाले में ऐसे रहता है, एफ वाले में कुछ अलग तरीके से रहेगा, पी वाले में डम्बल शेप में रहेगा। तो कहने का मतलब इसको हम आगे भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आया कि कक्षक क्या होता है? उप ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। तो समझो, मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आपसे हम कहें कि आप इसमें पता करो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो तो घूम रहा है ना जी, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना। आपसे कहेंगे पता करो है कहाँ, आप देखोगे कि यहाँ घूम रहा है ऐसे ऐसे, और पता चलेगा फिर यहाँ पे देख रहे हो, फिर तुरंत यहाँ आ गया। तो आप एग्जैक्ट लोकेट नहीं ना कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, वो तो घूम रहा है ना। क्लियर? तो क्या हो, कैसे? तो ध्यान दो, घूमते 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 एक ऐसा जगह होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावनाएं अधिक होगी। इस घूमते जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे करके, इसमें एक ऐसा स्पेस होगा, मान लो कि यहीं पे वाला स्पेस ले लेते हैं,
यह एक ऐसा स्पेस होगा, एक ऐसा यहाँ पे जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना अधिक होगी, अधिक होती है। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस कक्षा में एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना अधिक होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल, यानी कि कक्षक। क्लियर? इसको हम यहाँ डिफाइन कर दिए, आप देख सकते हो। एक ऐसा जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना अधिक होती है, उसी को क्या बोलते हैं? कक्षक। ठीक है? नहीं पता चला, देखो फिर से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कहें, मान लो कि सिंपली आपको आपका काम है कि आप दिन भर को आप घूमते रहो, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कहाँ। सिंपल सोचो, और मान लेते हैं कि आप 24 आवर्स घूम रहे हो, घूमते घूमते एक ऐसा जगह हम आपके अंदर देख रहे हैं जहाँ पे तुम अधिक समय व्यतीत कर रहे हो। मान लो आपका घर, अपने घर में मान लो कि 4 से 5 घंटा व्यतीत कर रहे हो, बाकी टाइम आप घूमने में व्यस्त कर रहे हो। तो मान लो कि आपसे किसी को मिलना होगा, तो वह व्यक्ति कब आपसे मिलेगा? वही 4-5 घंटा ना जो आप स्थिर रह रहे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, 4-5 घंटे वहाँ व्यतीत कर रहे हो पूरे 24 आवर्स का। तो वहाँ उस समय में आपसे मुलाकात करने की, आपसे भेंट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, वह क्या हो गई? अधिक हो गई। उसी को क्या बोल देंगे? ऑर्बिटल। यहाँ भी वही होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ऐसा स्पेस होगा उस ऑर्बिट में, उस कक्षा में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावनाएं अधिक होगी, और उसी स्पीसीज को हम क्या बोल देते हैं? कक्षक बनाते हैं। क्लियर? चलिए, तो आई होप आप कक्षा के बारे में समझ गए हो, उप कक्षा भी समझ गए हो, कक्षा के बारे में भी समझ गए हो। क्लियर? चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अगला टर्म है हमारे पास कि एटम, तो आप लोग समझ लिए हो। अब हम लोग समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणविक संख्या, यानी कि परमाणु की संख्या। देखो, सबसे पहला चीज ध्यान से समझना, एटॉमिक नंबर क्या है? नाम से स्पष्ट है कि नंबर यानी कि कोई ना कोई संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है? तो आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो सिंपल आप उसको बता सकते हो, आवर्त सारणी में जो परमाणु है उसका क्रमांक की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। सिंपली क्लियर? जैसे कि हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1, हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2। सच आगे बढ़ सकते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। खैर हम इसको लिख देते हैं, घबराओ नहीं, 2 मिनट रुक जाओ और आगे समझो। और इसको कैसे लिख सकते हो? तो पहला तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि आवर्त सारणी में जो परमाणु है उसके क्रमांक की संख्या को हम क्या बोल देते हैं? परमाणु संख्या बोल देते हैं। ठीक है? दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा, क्या आखिर क्यों बोलते हैं, तो समझो बात को। जो न्यूक्लियस आपका होता है, जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्लियर?
और आगे बढ़ो, या सिंपली यहीं पे सोचो। ये मान लो कि आपका एटम है, इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। तो जितना नंबर प्रोटॉन की होगी वही उस परमाणु का परमाणु संख्या होगा, या सिंपली उसको एक शब्द में बोलो तो परमाणु की क्रमांक संख्या है तो परमाणु संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें एक बात और ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी हम ऐसे डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखे, तो हम लोग सीखे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस की चारों तरफ कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। याद रखना एक बात, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या जो होता है बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी कि किसी भी एटम का जो परमाणु का जो परमाणु संख्या है वह बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के और इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। क्लियर। चलिए, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे आपको सिंपली कहें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू कितना होता है 11। हाँ, एक बात और यहाँ पे समझना, एटॉमिक नंबर का जो संकेत होता है ना वह जेड होता है। तो यदि हम एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पूरा न लिखकर सिंपल यदि हम जेड लिखें तो समझिएगा कि हम परमाणु संख्या ही लिख रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11, यानी कि जेड इज इक्वल टू 11। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। मान लो हम कहें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12। तो इस एटॉमिक नंबर कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 और इसमें प्रोटॉन भी 11। अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं होगी, न्यूट्रॉन की बात बाद में होगी, पहले समझिए बात को। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। क्लियर। चलिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो क्या बोलोगे सिंपली इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू भी 12 और प्रोटॉन इज इक्वल टू भी 12। कोई दिक्कत? आपसे कहें हम कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, या सिंपल आपसे सवाल पूछे कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, पहले आपको यह देखना होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आप पाओगे कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। हाँ, आपको याद होना चाहिए सारा चीज़, फिर से रिपीट करें, ध्यान दो। आपको यह सभी एटम का एटॉमिक नंबर, एटम का नेम, एटम का संकेत याद होना चाहिए। आप इसको किसी भी बुक उठाओ, कोई भी बेसिक वाला बुक हो केमिस्ट्री का, आप उठाओ, वहाँ से एलिमेंट का नाम, उसका नंबर, उसका संकेत आप याद कर लो। जैसे कि हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है, संकेत उसका H होता है। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 होता है, संकेत इसका He होता है। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, संकेत Li होता है। बेरिलियम, बोरेन, ठीक है, कार्बन, वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर। ये सब आपको याद होना चाहिए। आपसे फिर से हम बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ को किसी भी बुक से उठाकर याद कर सकते हो विथ सिंबल एंड एटॉमिक नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक याद करो, मैक्सिमम 50-60 तक, ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 20 तक आपका याद होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी मिल जाएगा, किसी बुक में आपको मिल जाएगा। सिंपली आप क्लास 10 का भी यदि आप भारतीय भवन का बुक उठाकर देखते हो वहाँ भी मिल जाएगा आपको, या पीरियोडिक टेबल भी किसी बुक से भी, किसी बुक के दुकान में जाकर भी आप पीरियोडिक टेबल खरीद सकते हो, वहाँ भी मिल जाएगा। इसको याद करना, तभी आसान हो जाएगा सारा चीज़ सीखना। चलिए, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8। ठीक है, अब कहें कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना, तो 8, प्रोटॉन कितना, तो 8।
क्लियर। यानी भी किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। क्लियर। अब आपसे सवाल पूछे कि O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ एटम बात कर रहे हैं और एटम मतलब सिर्फ और सिर्फ एटम की कहानी होगी। O2 माइनस आ गया, Na प्लस आया, Mg2 प्लस आया, यह आयन में हम चले गए, धान आयन ऋण आयन। जब वहाँ पे बात करेंगे तो वहाँ पे फिर से इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, यहाँ पे लिख लो क्या कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या वहीं पे मान्य है जब हमारे पास एटम न्यूट्रल हो, यानी कि उदासीन हो। उदासीन कहने का मतलब कि एटम पर परमाणु पर कोई आवेश नहीं हो, तब भी यह वैलिड है। आवेश यदि परमाणु पर है तब वो यह चीज़ वैलिड नहीं है। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि मास नंबर क्या होता है, वहाँ पे हम बात करेंगे इसके आगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मास नंबर की, ठीक है। मास नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। देखो, एटॉमिक परमाणुविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान अलग होता है और मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग होता है। कैसे अलग होता है? द्रव्यमान संख्या को हम AMU में लिखते हैं, एक आपका संख्या है, और एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को परमाणुविक द्रव्यमान को हम ग्राम में लिखते हैं। उसको भी हम AMU कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हालांकि सिंपली हम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। जब हम आगे मूल कंसेप्ट शुरू करेंगे वहाँ बताएंगे इसकी, पहले सीखो क्या बताना चाह रहे हैं। द्रव्यमान संख्या जिसका संकेत जो होता है वह क्या होता है? A होता है। क्लियर। यह क्या है ध्यान दो। मान लीजिए, सिंपली सोचें, मान लो कि कोई कमरा है, इस कमरा का पूरा द्रव्यमान कहीं ना कहीं सेंटर पे तो मैच करेगा ना। मान लो ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड का पूरा द्रव्यमान कहाँ डिपेंड होगा? न्यूक्लियस पर, केंद्र पे ही। कहाँ? यहाँ भी एटम में यही होता है, एटम का पूरा द्रव्यमान कहाँ पर कंजप्ट होता है? न्यूक्लियस पर। एटम का यानी कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह न्यूक्लियस पर यानी कि नाभिक पर निर्भर करता है। यानी कि न्यूक्लियस का जितना द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान क्या होगा? एटम का द्रव्यमान होगा। सवाल यह रहा है कि न्यूक्लियस का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इस दोनों को जोड़ दें तो क्या द्रव्यमान नहीं निकल जाएगा? द्रव्यमान संख्या नहीं निकल जाएगा? आसानी से निकल सकता है। तो हम क्या कहेंगे? तो इसको आप एक और लैंग्वेज में लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो क्या, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। अब लिखना क्या है, आप लोग बात समझ रहे हो, सुन लो ध्यान से। क्या? एटम का जो द्रव्यमान संख्या होता है वह प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि A इज इक्वल टू P प्लस N। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। हम कहें कि प्रोटॉन निकालो तो A माइनस N, हम कहें कि न्यूट्रॉन निकालो तो A माइनस P, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। क्लियर। आइए क्वेश्चन करते हैं।
ध्यान दो, हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन है, मान लो हमको सोडियम दे रखा है, क्या दे रखा है हमको? सोडियम, और सोडियम का द्रव्यमान दे रखा है 23, ये दिया हुआ है, ये मतलब परमाणु संख्या। कह रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा। ध्यान से समझो, आपको सोडियम का द्रव्यमान संख्या दे रखा है 23, आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन। अब देखो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस पी, यही ना जी, यहाँ से। तो ए तो आपको दिया हुआ है 23, पी तो दिया ही नहीं है, क्या करोगे? तो जरा सोचो, जो बेचारा सोडियम यहाँ पे दिख रहा है, यह सोडियम पे क्या कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं। तो जब किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, उसका परमाणु संख्या ही तो प्रोटॉन की संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। निकाल लो यहाँ से, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो प्रोटॉन की संख्या 11, तो न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन कितना हो गया? 11, तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। यहाँ से ए अब निकालोगे, देखो वही आ जाएगा, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, तो पी कितना है? 11, और प्लस एन कितना? तो 12, तो नहीं हो गया 23। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 12, वो दे दिया है क्वेश्चन में, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 12, और आपको प्रोटॉन इज इक्वल टू भी 12। ठीक है, अब ध्यान से समझो, और मास नंबर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 24। या मान लो कि यहाँ पे न्यूट्रॉन दे रखा है 12, सोडियम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि मास नंबर क्या होगा, तो मास नंबर इज इक्वल टू क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना। तो ढूंढो प्रोटॉन कौन है, कितना है? 12, न्यूट्रॉन कितना है? तो 12, तो 12 12 24। क्लियर? चलिए, तो इसको नोट कीजिए। आई होप आपको आइटम समझ में आया होगा, आइटम से रिलेटेड जो भी हम यहाँ पे बात किए हैं समझ में आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट करो, फिर उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। इसको आप नोट कीजिए। इसके अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। थैंक यू।